तो लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन। बहुत बड़ा रखी है तुम लोगों ने। सेंसस 2011 मान जा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, दैट वाज द थीम। व्हाट इज इन सेंसस 2011, इसे भी अभी बजना था। ऐसा लग रहा है भारतवर्ष में लोग इंतजार करते हैं कि ये अपनी क्लास में घुसा होगा, आप फोन कर दो इसे। द मोटो ऑफ सेंसस 2011 वाज, मैं कह रहा हूं ना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। दिस वाज 15th सेंसस, 15वां सेंसस था। पहला सेंसस कब हुआ था? 1872। वेरी गुड। लैंग्वेज डजंट मैटर यार, 1872 ये पता होना चाहिए बस। 1872 में हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, दो चीजें होती हैं। एक तो घरों की संख्या जोड़ी जाती है और दूसरा जनसंख्या की संख्या जोड़ी जाती है ना। सी चंद्रमौली इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 2011 के लिए आपको एक इसका नाम याद रखना है, मिस्टर चंद्रमौली, जो कि एक रजिस्ट्रार जनरल थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हीं के अंडर में वो कमिश्नर भी थे। तो सेंसस डेटा फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, आज मैं नहाया नहीं हूँ। हाँ, सेंसस डेटा वाज कलेक्टेड इन 16 लैंग्वेजेस, 16 लैंग्वेजेस में इसको कलेक्ट किया गया था एंड वाज प्रिपेयर्ड इन 18 लैंग्वेजेस। कितनी? 18 भाषाओं में इसे तैयार किया गया था। भारत में राजभाषा कौन सी अनुसूची में दी गई है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उसमें से 18 भाषाओं में इसे कंडक्ट किया गया था। आप मुझे बताइएगा सोच समझ करके कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि बाकी 4 भाषाएं छोड़ क्यों दी गई? है जी? बाद में ऐड हुई है, ये कौन सा रीजन है? उन्हें बोलने वाले लोग कम होंगे, ये भी बड़ा अजीब रीजन है। देखो, तुम्हारा पेपर ना अंदाजे लगाने का नहीं है, समझ बनाने का है, ठीक है? तो इसी बहाने तुम लोग 22 भाषाएं देख लोगे। देखो, 14 भाषाएं थी जब भारत आज़ाद हुआ था 8वीं अनुसूची के अंदर, और उसमें एक 21वां संविधान संशोधन हुआ और एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद में फिर 92वां 92nd संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। टोटल मिलाकर के भाषाएं हो जाती हैं 22। लेकिन जो सेंसस कंडक्ट किया गया वो किया गया सिर्फ 18 लैंग्वेजेस में। अगर चाहें तो खोज करके देखिएगा, मिल जाएगा, बड़ा आसान है। जो मैंने अभी बात समझाई है उसके अंदर इसका आंसर है, अगर ढूंढना चाहें तो। इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट सेंसस। जो 2011 में एक समस्या बनी हुई थी, अब तो वो सॉल्व हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश की एक सीमा रेखा थी जो कि कंफ्यूजिंग थी, एम्बिग्विटीज थी। अब उसको आपकी NDA सरकार द्वारा सॉल्व कर लिया गया है। पर उस रीजन में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था, उस जगह के लोगों की जनगणना हुआ नहीं करती थी इससे पहले। तो ये जॉइंट सेंसस था उस क्षेत्र में। सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2 फेज, 2 फेज थे। फर्स्ट फेज जो था वो हाउसिंग, द फर्स्ट हाउस लिस्टिंग फेज बिगेन ऑन April 1, 2010। पहले हाउस लिस्टिंग होती है, उसके बाद पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होता है। सेकंड फेज वाज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो आपको याद रखना है 2 फेजेस में हुआ था। पहले वाले में घरों की संख्या जोड़ी गई थी और दूसरे वाले में जनसंख्या की संख्या जोड़ी गई थी। इज इट क्लियर? मोटा मोटी तौर कर लीजिए, मोटे मोटे तौर पे याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको एज इट इज आपको रटना है। आपको केवल ये याद रखना है 2 फेजेस हैं, पहले घर जोड़े गए और फिर जनसंख्या जोड़ी गई। ठीक है जी? चलिए, सेंसस हैज बीन कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1872। 2011 मार्क्ड द फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। सबसे पहला एक ऐसा सेंसस था जिसके अंदर की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया था। देवी जी, कौन है रजिस्ट्रार सेंसस का? 2011 हम सर अभी वो जो बताया था, अभी वही जो बताया था। हाँ, बिल्कुल सही। इन प्रोनाउन से आप पास नहीं होंगे। ये जो प्रोनाउंस हैं इनसे आप पास नहीं होंगे। ठीक है जी? चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन 31st March 2011,
द इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज टू 121 करोड़। कितने? 121 करोड़ जनसंख्या थी। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था? 17.64। डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब कि एक डिकेड में, यानी कि एक डेकेड में, एक 10 वर्षों के दौरान में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, दैट इज कॉल्ड डिकेडल ग्रोथ रेट। देन एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड 74.04%। 74.04% का मतलब क्या हुआ? ये वो संख्या है जो कि है भारत में शिक्षित लोगों की संख्या। क्या है? भारत में शिक्षित लोगों की संख्या। अब 74 से आपको एक डेटा बताता हूँ, इसमें -9 कर दीजिए और +9 कर दीजिए। तो अगर आप +9 वाली साइड जाएंगे तो ये पुरुषों की, और -9 वाली साइड जाएंगे तो ये महिलाओं की। आपको एक आइडिया लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो मोटा मोटी तौर पे आपको यही याद रखना है कि 74 टोटल है, 64 महिलाओं की है और 84 के आसपास में पुरुषों में है। राइट? The motto of the census was our census our future। 29 स्टेट्स हुआ करते थे उस वक्त में और 7 यूटीज होती थी जिनमें की इसे कवर किया गया था। टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत सरकार के अनुसार भारत के अंदर 640 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 640 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनके अंदर कंडक्ट किया गया था। 5767 तहसील हैं और 7933 टाउन हैं। मोर देन 6 लाख विलेजेस, 6 लाख से ज्यादा गांव हैं भारतवर्ष में। A total of 7 lakh officials visited household in 7,933 towns and 6 lakh villages। इन सभी जगहों पे लगभग 27 लाख लोगों ने इन्वॉल्व होकर के और फिर सेंसस को कंडक्ट किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंसस है, याद रखिएगा। एक पीरियड ऑफ टाइम में एक बार के लिए किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंसस है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज ने पार्टिसिपेट किया था। अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजनल रिपोर्ट्स रिलीज्ड ऑन 31 मार्च 2011, मैंने जैसे बताया था आपको कि एक प्रोविजनल रिपोर्ट होती है, उसके अनुसार इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज 121 करोड़, 121 करोड़ बढ़ी 17.64% के साथ। एडल्ट लिटरेसी रेट जो था 74% रहा और डिकेडल ग्रोथ 9.21। किस चीज में 9.21 का डिकेडल ग्रोथ है? लिटरेसी रेट में। रिमेंबर दिस, ठीक है जी। ओवरऑल डिकेडल ग्रोथ रेट वाज 17.64%। क्लियर है? शैल वी मूव? चलिए। Earlier there was a speculation of conduction of caste based census। कास्ट बेस्ड सेंसस का एक अंदाजा लगाया जा रहा था। इस कास्ट बेस्ड सेंसस को सबसे पहली बार 1931 में ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि 80 साल पहले। मैंने आपको पहले बताया था कि इस सेंसस को किस टाइम में, किसके टाइम में ऑर्गेनाइज किया गया था। सो इट इज द टाइम दैट बादल विल टेल मी कौन था उस वक्त में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। मेक इट फास्ट। बाकी लोग पेज पलटो। ठीक है अर्जुन, वेरी नाइस। मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए कहा है तुम्हारी क्लास को, मैंने पेजेस पलटने के लिए नहीं कहा। वापस आ जाओ उसी जगह पे जी। बताएं ब्रिटेन का पीएम कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रहने दो तुम, किसी को गलत याद करना। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन थे? और उस वक्त में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड इरविन। मेयो तो 72 में थे, 1872 में जब पहला सेंसस हुआ। और पहला सिस्टमैटिक सेंसस कब हुआ था? 1881। उस वक्त में गवर्नर कौन थे? कोई ना कोई तो थे, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के रूप में हुआ 1931 के बाद में, अब 2011 में। और ये हुआ उस वक्त में यूनियन मिनिस्टर थे, जो कि यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस थे, अरुण जेटली। अब नहीं रहे, इन भगवान की आत्मा को
दे, मत शांति दे। हाँ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई थी, इस बात को आप याद रखेंगे। ओबीसी पॉपुलेशन 52% है भारत के अंदर। थ्रू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑफ 2006 कोटेड ओबीसी पॉपुलेशन एट 41%। 2006 में ये ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 41%, क्योंकि लिस्ट में कुछ फेरबदल हुए थे। 1980 में जो रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन की, उसे 1992 में लागू किया गया था पूर्ण रूप से आरक्षण के रूप में, जब वीपी सिंह की सरकार थी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? सर अभी आपने पीछे बताया था कि 2 फेज के बेस पे हुआ, एक हाउस काउंटिंग हुई और फिर ह्यूमन काउंटिंग। तो सर फिर डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। वो दोनों जो हैं 2 फेजेस हैं 2011 के सेंसस के। ये 2011 के सेंसस के अंदर एक इंग्रेडिएंट इंट्रा डेवलपमेंट था कि हम कास्ट की अलग काउंटिंग करेंगे। वैसे मेन वही था तो ऑब्वियसली। चलिए हम बात करते हैं 15 सेंसस की कुछ डेटा की। तो जैसा कि 1 अप्रैल एंड 28 फरवरी 2011 को देखा जाए तो ये वो पीरियड है जिसके दौरान में डेटा लिया गया था। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, परसेंट चेंज 17.7, ये फाइनल रिजल्ट है। जो पहले था वो एस्टिमेटेड था, ये फाइनल है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट अवार्ड गोज टू उत्तर प्रदेश पीपल, दे हैव वर्कड रियली हार्ड। लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम, 6 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी 2011 में, अभी मान लीजिए 7 के आसपास होगी, 6.5-7 लाख है जी। कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, कोई अगर ज्ञान बांट रहा हो तो बिंदास बांटिए सबको। The population of India as per 2011 census is 121 crore. India added 18.15 crore to its population. 10 साल में हमने कितने पैदा किए? 18 करोड़ से थोड़े से ज्यादा। आप अगर इसको सही मायनों में देखें तो 48 कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, और हमने जो पॉपुलेशन बढ़ाई है दैट इज इक्विवेलेंट टू 27 कंट्रीज इन यूरोप। 27 देशों की पॉपुलेशन को जोड़ दो लगभग, तो 18 करोड़ बैठती है यूरोप की। तो वो दूसरी बात है, मैंने इस डेटा में सबसे कम पॉपुलेशन वाले यूरोपियन स्टेट्स रखे हैं, तो भी 27 देशों की पॉपुलेशन को मिला करके 18 करोड़ होता है। अच्छा, इसमें भूमिका सबसे बढ़िया किसकी है? उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो एवरेज रेट जो है वो यूपी का अच्छा है, स्ट्राइक रेट बिहार का अच्छा है, क्योंकि 2001 के सेंसस में 1 नंबर पे जनसंख्या घनत्व में होता था बंगाल। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती थी बंगाल की, लेकिन 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है बिहार की, यानी बंगाल को भी पीछे छोड़ दिया। जमीन तो बड़ी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। ठीक है, इंडिया विद 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया अकाउंट 17.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हमारे यहाँ हमेशा ही कोई भी वर्कर हो वो अपनी औकात से ज्यादा वजन उठा लेता है, ये यहीं से आया है। भारत के पास सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन 17.5% जनसंख्या है। कैसे घेरा हुआ है ना हमने, बहुत मजेदार। ये आप इंडियन ट्रेन्स में भी देख सकते हैं, भारतीय जो लोकल चलती है उसमें, उसके ऊपर भी लोग चलते हैं, वो भारत ही है। तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, कई बार बोल रहा हूँ, याद रहे तुम लोगों को, सबसे ज्यादा लोग वहीं से बैठे हुए हैं, और रफली लगभग 20-22 करोड़ लोग होंगे। हम तो 20-22 करोड़ तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, 2 करोड़ ऐसे ही चला जाता है। पोलैंड की जनसंख्या है इतनी टोटल। तो अ लिटिल ओवर 5 आउट ऑफ 10 इंडियन लिव इन 6 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बेटा गेट बंद कर विक्रांत। लिटिल ओवर 5 आउट ऑफ 10 इंडियन live in the 6 states of उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि 50% पॉपुलेशन जो है भारत की वो कहाँ पे है? वो
इन राज्यों में है, राइट, 6 राज्यों में। इंडिया इज द होमलैंड ऑफ मेजर बिलीफ सिस्टम सच एज हिंदुइज्म। इन्हें याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे? देखिए, बी मा ये यू, तो राजस्थान को हमने हटा दिया, उसका क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। तो बीमारू स्टेट्स में से 3 स्टेट यहाँ पे हैं, प्लस उनके पड़ोसी वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए, इंडिया इज द होमलैंड ऑफ मेजर बिलीफ सिस्टम सच एज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। वैसे आपको बता दूं 64 सेक्ट्स का विकास हुआ है भारत में। इतिहास में अगर देखा जाए तो भारत में धर्मों का उदय कुछ वैसे ही हुआ जैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। तो while also being home to several indigenous faiths and tribal religions which have survived the influence of major religion up for the century. Ever since its inception, the Census of India has been collecting and publishing information. आपको पता ही है 15 बार हो गए इस डेटा को देते हुए। तो अगर हम 1901 से लेकर के और 2011 के डेटा का एक एनालिसिस करें तो इस वक्त पॉपुलेशन क्या थी? लगभग 23 करोड़, 25 करोड़। ये 25 करोड़ में मतलब 1911 की पॉपुलेशन से 1921 की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी, राइट। उसके बाद में 27, 31, 36, 43 यहाँ पे कुछ खास हुआ होगा, ठीक है ना। लोगों को ये एहसास हुआ कि हम आजाद हो गए हैं, तो सडनली 7 करोड़ जनसंख्या बढ़ा दी उन्होंने। उसके बाद तो फिर ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये वाला देखो, जैसे जैसे इंदिरा गांधी बोलती गई कि गरीबी हटाओ, गरीब पूरी मेहनत करते रहे गरीबों की संख्या बढ़ाने, एंड यू कैन सी दैट। तो ये रेसिप्रोकेटिव इफेक्ट पड़ता है। इनको लगता है कि जो नेता है ना वो बकवास कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए उल्टा ही करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। और यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए माल्थस वो थिंकर थे जिन्होंने की जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया था कि अगर आप जबरदस्ती अगर जनसंख्या को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा का तरीका, अगर कोई भी अगर ऐसा वर्ल्ड वॉर या कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है और उससे अगर जनसंख्या में कमी आती है तो उसके बाद जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। लोगों का जो ग्रीफ होता है, हाँ, लोगों का जो ग्रीफ होता है, जो दुख होता है, वो सब जनसंख्या बढ़ाने की तरफ ध्यान देता है। तो खैर, इंडिया 382 पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी इन जनरल 2011 की, और यूपी की 828 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। 8वें रैंक पे है। फिर भी हाईएस्ट डेंसिटी है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर आपको देखो, ये तुम दिल्ली हो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा कर दी है कि मुझे एसी चलाना पड़ रहा है। तो हाईएस्ट डेंसिटी है 11,297 लोग, और लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राइट। तो आपको अगर पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया.com करके एक साइट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने gov.in पे, तो उस पे आप देख सकते हैं ये सारा डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहीं से लिया गया है, मैप भी गिराएं। सर, बिहार की थी ना जनसंख्या तो सबसे ज्यादा दिल्ली का। भाई वो स्टेट्स में है। जब भी पूछा जाए किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है तो बिहार का है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस एक जगह का है, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में से, तो फिर दिल्ली ही आएगा। दिल्ली के मुकाबले में कोई नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, और यूटी वाइज देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है केंद्र शासित प्रदेशों में, और लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे कम है, सिर्फ 64,000। यही डेटा अभी भी फॉलो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर है भाई। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या सबसे कम है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा
पर्वतीय क्षेत्र या जंगल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। जहाँ मैदानी क्षेत्र होता है, नदी के किनारे होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली और कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली यमुना बहती है दिल्ली में से, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है। दूसरा एक कारण है कि हम कैपिटल हैं, यानी कि हम राजधानी क्षेत्र हैं, तो भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आकर के बस जाते हैं संभावनाओं की तलाश में, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी अवसर मिल सके कार्य करने के। इसीलिए दिल्ली वाला कोई नहीं है, कुछ खास गुजर ट्राइब्स को छोड़ करके और कुछ मुस्लिम वर्ग जो कि मुगलों की संतानें हैं उनको छोड़ करके, बाकी यहाँ पे दिल्ली वाला कोई नहीं है, सब कहीं बाहर से आकर के बसे हैं इस जगह पर। तो खैर, अगर हम पॉपुलेशन के केस में अगर मेल फीमेल के केस में बात करें तो मेल पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है फीमेल पॉपुलेशन से, तो 49 और 51 का रेशियो मिलता है आपको। लिटरेसी की बात करें तो टोटल लिटरेसी 74%, लगभग +8, 9 और -8, 9 ऐसे करते हैं हम, तो -9 कर दिया और +9 कर दिया तो उससे आपके पास में डेटा आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत के अंदर रहते हैं। 382 पीपल प्रति वर्ग किलोमीटर का भारत का एक डेंसिटी है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 940 फीमेल हैं 1000 मेल्स पे, यानी कि 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं, तो बाकी 60 अपना भविष्य खुद देख लें। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 919 है। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब कि फीमेल की संख्या पुरुषों के मुकाबले में बच्चों में भी कम है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं कि हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो, ये आज भी प्रभावी है, राइट? तो क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो टोटल सेक्स रेशियो से भी डिफरेंट है। कुछ चीज़ों में पाया गया कि इसमें शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि एजुकेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण कोई रोल है नहीं, एजुकेशन भी इसे प्रभावित कर नहीं पा रही है। तो क्योंकि जब फीमेल फर्टिसाइड की बात की तो बहुत सारे ऐसे डेटा निकल कर के आए जिसमें कि फीमेल फर्टिसाइड जो होता है वो मुख्य रूप से अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है और रूरल एरिया में कम होता है। तो लिटरेसी की अगर बात करें तो लिटरेसी को पहचानते कैसे हैं? साक्षरता दर को आप पहचानेंगे कैसे? एनीवन अबव 7 एज, 7 साल की उम्र से ज़्यादा कोई भी हो जो कि लिख सकता हो और पढ़ सकता हो किसी भी लैंग्वेज में, और उसे आप क्या कंसीडर करेंगे? पढ़ा लिखा कंसीडर करेंगे। क्या बढ़िया पढ़े लिखे की हमारे यहाँ पे डेफिनेशन है? तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पढ़े लिखों की संख्या बढ़ानी है तो हम डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 74% पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं। तुम सब तो पढ़े लिखे हो ना? हाँ या ना? ओ, ये मानते हैं ये सब पढ़े लिखे हैं। चलो किसी और दिन जब हम लोग लास्ट में 5 मिनट आपका पढ़ा लिखा बनते हैं, अभी नहीं। चिल्ड्रन बिलो एज 5, 1991 में क्या होता था? चिल्ड्रन बिलो 5 वर ट्रीटेड एज इलिटरेट। 5 साल से छोटे जो थे वो इलिटरेट ट्रीट किए जाते थे। तो डेटा कितना था? डेटा कैसा था? 5 साल से कम वालों का ज्यादा था या कम था? 5 साल से, भाई 7 साल से कम आयु वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी या 5 साल से कम आयु वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी? 5 साल से कम आयु के बच्चे कम होंगे और 7 साल से कम आयु के बच्चे ज्यादा होंगे। यस और नो? आई बात समझ में? इसके कारण इस एज 7 के करने के कारण एक प्रॉब्लम हुई। वो क्या प्रॉब्लम हुई? डेटा बढ़ गया, डेटा एनलार्ज हो गया, तो उसका एक सॉल्यूशन भी हुआ। वो सॉल्यूशन क्या हुआ? कौन निर्धारित करेगा कि वो पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है? Who will decide कि वो पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है? सर स्कूल का डेटा, अगर वो स्कूल जा रहा है तब तो वो पढ़ा लिखा है। सर वही तो होगा सर, जो स्कूल में आ रहे हैं सर उनको लिटरेट में जो
जोड़ देंगे और लैंग्वेज नहीं आना वो लिटरेट में जोड़ देंगे। भाई देख, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जो 7 साल का बच्चा है वो प्रॉब्लम है हमारे लिए, और दूसरा कौन प्रॉब्लम है? जो 60 साल का है। जो 60 साल का और स्कूल गया था या नहीं गया था, वो पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, उससे नाम लिखवा लेते हैं, अपना नाम लिख करके दिखा। तो अगर अपना नाम लिख के दिखा रहा है तो नाम पढ़ के भी दिखा रहा है। क्या पता सिर्फ नाम ही पढ़ा। एग्जैक्टली, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी को कहते हैं क्रूड लिटरेसी रेट। क्या कहते हैं? क्रूड लिटरेसी रेट और इफेक्टिव लिटरेसी रेट। क्रूड लिटरेसी रेट यानी एवरीवन कैन रीड एंड राइट इज क्रूड लिटरेसी रेट। उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि रियल में पढ़ लिख पाते हैं, दैट इज इफेक्टिव लिटरेसी रेट। 2011 और 1 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, और 1999 और 2001 का किया जाए तो ये डेटा है टोटल डेटा महिला और पुरुषों में किस प्रकार से लिटरेसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ पा रही है। खैर, लिटरेसी रेट इन इंडिया 1951 से बात की जाए, भारत वो पहला देश था जिसने कि 1951 में जनसंख्या नीति बनाई थी। दुनिया का पहला देश भारत था जिसने की जनसंख्या नीति बनाई थी 1951 में। याद रखेंगे इसको, ठीक है? तो 2011 तक सारे डंडे बढ़ते हुए दिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इतना ज़्यादा तो एनालिसिस आपके लिए काम आएगा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि 1951 में सबसे पहले जनसंख्या नीति भारत ने बनाई थी। भारत में जवाहरलाल नेहरू चाहे कुछ भी थे या नहीं थे, कुछ अच्छे काम उन्होंने किए और थोड़े विजनरी भी थे। उनको पहले ही पता था कि भारतीय बहुत मेहनत करेंगे जनसंख्या के क्षेत्र में आने वाले समय में, इसलिए उन्होंने पहले जनसंख्या नीति बना दी थी। वो दूसरी बात है, भारत में नीतियां बन जाती हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पाती, और इसीलिए जनसंख्या फिर भी बढ़ती रही। भारत के लोगों ने कहा कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, नीति बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर हम मानेंगे नहीं।